व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बेसिकली जर्नलिज्म का जो काम है वो आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। आसान वो इस तरह हो सकता है कि जो भी लोग साहिब इक़्तिदार हों, आप उनकी चापलूसी करें, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनसे सवाल ना करें, तो आपका काम बड़ा आसान है। आप अहले इक़्तिदार के करीब तरीन रहते हैं। और मुश्किल तब होता है जब ऑब्वियसली आप अहले इक़्तिदार जो इक़्तिदार के नशे में सरमस्त होता है या होते हैं, उनके आगे रेलेवेंट क्वेश्चंस उठाते हैं। अब हमारी भी यही ट्रेजेडी है कि इमरान खान साहब जो है वो एक ऐसे लेजेंड है हमारे लिए कि जिनको हमने भुट्टो साहब तो हमारी होश संभालने से पहले के थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब को हमने बिल्कुल देखा, अपने होश के साथ जवानी में नौजवानी में देखा, लेकिन उस वक्त प्राइवेट मीडिया नहीं था। तो ऑब्वियसली जो सवालात हमारे जहन में आते थे वो एक्सप्रेस कहीं नहीं कर पाते थे हम। जब ये मीडिया आज़ाद होकर आया तो या तो मुशर्रफ साहब का दौर था और मुशर्रफ साहब पे भी बहुत सवालात हुए और उनकी खंदा पेशरान से उन्होंने बड़े बड़े सवालात का जवाब भी दिया। ये उनकी एक बड़ी क्वालिटी थी और वो इस बेसिस पे इंसान को जज नहीं किया करते थे कि सहाफ़ी को कि वो कितना उसके ख़िलाफ़ क्रिटिकल है, कितना नहीं है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया, हमने उनकी वजह तैसी की। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहब जरदारी साहब का दौर आया, उनके भी सवालात के ज़रिए ऐसी तैसी की इशूज़ उनके सामने रखे। इमरान खान साहब का दौर है, इनसे उम्मीदें हमें सबसे ज़्यादा थी और बहुत से लोगों को अभी भी है, लेकिन ऑब्वियसली लीडर के कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। वो जो वादा करे उसको पूरा करना चाहिए। इफ़ाए अहद बहुत ज़रूरी है और ये बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब की ज़बान के ऊपर हर वक्त रियासत मदीना होती है। ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये एक बेसिक प्रिंसिपल है हर इंसान का माशरे में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने का, और जब एक लीडर होता है उसमें तो और भारी जिम्मेदारी आ जाती है। अभी मैं एक ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह बहुत से लोगों के एतमाद को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तोड़ा, उसको धचका दिया। और मैं ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमएनए जो है अली नवाज अमान साहब, वो अभी तशरीफ़ लाने में उनको 2 मिनट हैं, तो मैं चाहता हूँ उनके सामने बात करूँ। पीठ पीछे बात करना जो है ज़्यादा मुनासिब नहीं होता। तो मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक से आने के बाद मैं आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर के कॉल ऑफ फेल के तजाद बताऊँगा, इफ़ाए अहद जो उन्होंने तोड़े वो बताऊँगा, और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क जो इस वक्त जिस हालात में खड़ा हुआ है, ख्वाह वो कराची का मसला हो, ख्वाह वो महंगाई का मसला हो, ख्वाह वो आटे का मसला हो, ख्वाह वो माफियाज का मसला हो, उसके ज़िम्मेदार और कोई नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और जो उम्मीदें उन लोगों से बनाई थी वो किस तरह टूटी हैं 2-2.25 सालों में, इस पर भी ज़रूर आज बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब, चौधरी मंजूर अहमद साहब, नज़ीर गारी साहब को वार्म वेलकम। हम एमएनए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मावन ख़ुसूसी जो हैं अली नवाज अमान, उनका बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वो आएंगे तो ऑब्वियसली मैं ज़रा लीडरशिप के कॉल ऑफ फेल के तजाद, उसके पाकिस्तान के अवाम पे जो नेगेटिव इंपैक्ट हो उस पर बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले कराची आपको ले चलता हूँ। कराची के हालात बहुत बुरे हैं लोड शेडिंग को लेकर, और इस वक्त 12-12 घंटों की वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए का एक ट्वीट तो आप देख चुके होंगे जो आमिर लियाकत साहब का है। उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल बेबस है और वो प्राइम मिनिस्टर को मिलकर अब इस्तीफ़ा देंगे इस इशू के ऊपर। उनके एक और एमएनए जो है आलमगीर, उनका आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीईओ के इलेक्ट्रिक हैं और ये शहर के सबसे बड़े मुजरिम है जो लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग और नाअहली के जिम्मेदार हैं। इनके घर की हमें तलाश है, कोई जानता है तो बताए ताकि इनके घर के बाहर हम शहरियों को ले जाकर एहतजाज कर सकें और इनके घर की भी बिजली काटें ताकि इनको भी इस तकलीफ का अंदाजा हो, इनके घर वालों को भी पता चले कि आम आदमी किस तकलीफ में रह रहा है, किस जलालत से गुजर रहे आपकी नाअहलियों की वजह से। राइट, इससे बड़ी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर भी इसलिए कि उन्होंने आने से पहले ये कहा था कि 90 दिन के अंदर लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। जरा प्राइम मिनिस्टर का वो शॉर्ट सुनवा दें जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर इस मुल्क से लोड शेडिंग और अंधेरे खत्म हो जाएंगे। इस हुई है वो नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने में आई है। हब पावर प्लांट नवाज पहले 3 महीने में कम होगी और इंशाल्लाह 2.5 सालों में हम आपको लोड शेडिंग खत्म करके दिखाएंगे पाकिस्तान में। जिस दिन तहरीक इंसाफ आएगी 90 दिन में मैनेजमेंट ठीक करके और बिजली की चोरी खत्म करके लोड शेडिंग कम कर देंगे। 2.5 साल में सिर्फ बदल के हम बिजली की कीमतें नीचे ले आएंगे क्योंकि कोयले के ऊपर हम चलाएंगे अपने पावर प्लांट्स। हमने ये एक बिजली घर को स्टडी किया, 5 साल में इंशाल्लाह कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई फैक्ट्री नहीं होगी जिसमें बिजली नहीं होगी।
ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और हमें उम्मीद थी कि पूरी प्लानिंग के साथ वो चीज़ें समझ के आए, लेकिन ऑब्वियसली ये लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकी। लेकिन अली नवाज अमान साहब, बहुत वार्म वेलकम, आपको ये प्रोग्राम तशरीफ लिया। लेकिन मैं बता रहा था कि जो कॉल ऑफ फेल का तजाब लीडरशिप का, वो आपको दिखाता हूँ कि कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 90 की दिहाई में जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने बिजली के मुआहदे किए और जो बिजली प्राइवेटली ख़रीदी, उसकी वजह से तबाही आई मईशत में। पहले तो वो आप सुन लें, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का बेसिकली असल मौक़िफ़ क्या था इससे पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो भी सुनाऊंगा आपको। और उसके बाद गवर्नमेंट ज़रूर रिस्पॉन्ड करे कि क्या पाकिस्तान में लीडरशिप यही है कि वो कहें कुछ, करें कुछ, पहले कुछ और अब कुछ हो। कल का पहले सुनवाएं जी, उन्होंने जो कहा तबाही आई नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दौर से। जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में वो प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी है। 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। जब हमने ये गलत फैसले किए, ये याद रखें, जब आपका रुपया गिरना शुरू होता है, सारी चीजें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है, तो महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। महंगाई जब बढ़ती है सबसे ज्यादा गरीब आदमी को असर होता है। बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की। अली नवाज अमान साहब एग्री करते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पावर प्लांट्स के 90 की दिहाई के गलत फैसले थे जिसकी वजह से बिजली का बहरान है आज, आप एग्री करते हैं प्राइम मिनिस्टर से? अच्छा जी, इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि उस जमाने में आपको याद होगा कि दुनिया में पाकिस्तान में आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे बीबी के पहले दौर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ख्वाजा आसिफ साहब और ये सारे उस कोर्ट्स में भी जाते होते थे, इफ यू रिमेंबर। उनके राजा रेंटल का नाम, उसके बाद जो परवेज दूसरे दौर में उनका नाम भी उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने रखा था कि आपको फुल फॉर बिजली चाहिए और उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म में आईपीपीज लगाने, ठीक अमल है, आपको करना शॉर्ट टर्म में पूरा करना। उससे पहले आप नहीं कर सके, आपकी हुकूमतें थी नहीं कर सके, चले शुरू किया आपने कहीं, बट क्या उसके साथ आपने हाइडल प्रोजेक्ट्स लगाए? इस वक्त जो पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें जो हाइडल का शेयर है वो 8,500 मेगावाट है, और बाकी जितना अगर आप प्रोड्यूस करेंगे 24,000 मेगावाट प्रोड्यूस करेंगे, वो बाकी सारी की सारी थर्मल है। तो अब ये हिसाब लगाएं कि इस पाकिस्तान के साथ हुआ क्या? मैं अली भाई से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एग्री करते हैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात से कि 90 की दिहाई में जो उन्होंने बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने फैसले किए पावर प्लांट्स लगाने के, बिजली पैदा करने के, ये गलत थे, उसकी वजह तबाही हुई, आप एग्री करते हैं प्राइम मिनिस्टर से? नहीं, खान साहब ने जो ये कहा बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करता हूं, पर इसके साथ दूसरे लिंक करें कि अगर वो 7 हाइडल प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर देते तो आज ये हालात ना होते। आप सिर्फ जब आप फोकस एक चीज पे कर रहे हैं और सिर्फ थर्मल बिजली लेना चाह रहे हैं और उसी पे डिपेंडेंस हो गए हैं, आपका जो शेयर है वो जो थर्मल होना चाहिए, 5 दरिया दिए हुए हैं आपको अल्लाह मियां ने। अब जरा मेरी अर्ज सुन लें, मेरी आपसे इमरान खान जो हैं वो एग्री नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर तो आपसे एग्री कर रहे होंगे आज के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो इमरान खान है जिनको हमने देखा, करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिया, वो क्या कहते हैं जरा वो सुन लीजिए। वो आपसे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे। सुनवाएं जी जरा इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बेनज़ीर और नवाज शरीफ के पावर प्लांट्स के बारे में और मुशर्रफ साहब के मुतालिक क्या गुफ्तगू की उन्होंने, जरा सुनवाएं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब से लाइव शिकवा कि जनाब कल जब आपने ये बात कही थी और बेनज़ीर और नवाज शरीफ के मुतालिक आपका असल पॉलिसी स्टेटमेंट कुछ और थी, आपने उससे यू टर्न ले लिया, कल चलें, लेकिन आपको कम से कम ये तो चाहिए था कि जो आपकी मुशर्रफ साहब के मुतालिक पॉलिसी थी कि जमहूरियत जो है और डेमोक्रेसी की क्या अफादियत है जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर की है, और मुशर्रफ के दौर में 1 मेगावाट पैदा नहीं हुआ और बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने कभी IMF की बातें नहीं मानी, शराइत नहीं मानी और मुशर्रफ ने मानी, तो कम से कम मुशर्रफ के मुतालिक एक लफ्ज़ तो बोल देते। चले मैं तो उनको सपोर्ट करता हूँ, मुशर्रफ साहब को उसकी वजूहात डिफरेंट है, आपकी वजूहात क्या है वो भी ज़रा खुल के बताएं। और आप बता दीजिए अली नवाज अमान साहब, ये तो इमरान खान साहब आपसे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे और ये कल वाले प्राइम मिनिस्टर से भी एग्री नहीं कर रहे। कॉल ऑफ फेल का तजाद समझे इसको, पॉलिटिक्स समझे, क्या समझे? कामरान भाई एक तो जजमेंट दे रहे हैं ना, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर जो आपने अभी दिखाया, जो पुराना क्लिप अभी खान साहब का आपने सुनवाया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुशर्रफ दौर में बिजली नहीं लगी, इन दोनों गवर्नमेंट्स में बिजली लगी। आपने जो मुझसे सवाल किया था, मैंने कहा था उस दौर में जो IPPs लगे ठीक लगे, उस वक्त जरूरत थी, पर उसके साथ आपको हाइडल पावर की तरफ जाना चाहिए था। वो क्रिमिनल सर प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा है कि गलत लगे, आपने अगर ये भी कह दिया सही लगे
देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा है कि जो बेनज़ीर नवाज शरीफ ने गलत लगाए बिजली के घर, गलत मुआहदे किए, गलत IPP लगाए। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे सर, मेरी हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर की बात की वैल्यू है ना। उस वक्त बिल्कुल बहुत मेरे ख्याल होनी की चाहिए। मैं बात करने का जो मकसद है, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त सेम टाइम पे बांग्लादेश में भी IPPs लगे और सेम टाइम में PP दौर में पाकिस्तान में भी IPPs लगे। दोनों का कंपैरिजन वो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में वो 26 सेंट्स पे जाके लगा। अली भाई मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि जो बात उन्होंने कल कही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वो उससे बिल्कुल बरक्स है जो उन्होंने इससे पहले कही। मैं उसको माना जाए, इसको माना जाए, बस ये बता दें आप। सर देखें ये ना कहिएगा दोनों सही है। सारी चीज नहीं आप पॉलिसी, मैं फिर ये मेरे ख्याल में जो मैं आपको आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि उस वक्त IPPs की जरूरत थी, बिल्कुल थी। आपके पास शॉर्ट टर्म में बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स नहीं लग सकते थे, पर उसके साथ जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी वो ये थी कि आपको साथ शुरू करना चाहिए था। आज एक वो वाली खबर भी सुनाए जो नून लीग दौर में वो कह रहे थे दया मीर बादशाह डैम 2037 तक हमें डिले करना पड़ेगा। मोहम्मद डैम हमने आके शुरू किया, दयाबर यार ये तो है ही बुरे लोग ऐवान भाई, ये तो बुरे लोग हैं, इनकी क्यों मिसाल देते हैं आप? आप कोई बड़े कोई अच्छी मिसाल देंगे, इनको तो आप बुरा समझते हैं ना। नहीं अच्छे और बुरे का पता कैसे चलता है? बुरे को बताना पड़ता है ना, बुराई में ये चीजें। चले जी राणा साहब, राणा साहब बात ये कि मैंने तो जी बताएं क्या कहेंगे आप, बताएं अली नवाज बात अच्छा है। मैं तो ये कहूंगा ना कि उसमें ये थोड़ा सा फॉल्ट है, इसमें ये फॉल्ट है, ये बेहतरी आनी चाहिए सर। लेकिन इसकी पॉजिटिव वे अली भाई आप ठीक कह रहे होंगे अपने तई, ये तो अवाम फैसला करेंगे कि आप सही कह रहे हैं या ये जो इमरान खान साहब का पुराना क्लिप है वो सही बोल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था ना बांग्लादेश का जिक्र है ना हाइब्रिड का जिक्र। उन्होंने कहा जी ये प्लांट्स बेनज़ीर नवाज शरीफ की बिल्कुल सही पॉलिसी थी और मुशर्रफ पे कड़ी तनकीद की। कल जब उन्होंने स्टेटमेंट दी तो मुशर्रफ का कोई जिक्र ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं तबाही आई इस मुल्क के अंदर, और बेनज़ीर नवाज शरीफ को उन्होंने ऐसे लिताड़ा है कि जैसे कि खान का जिक्र भी करना चाहिए। नहीं जब वो बेनज़ीर नहीं सर नहीं मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं की तरफ चलते हैं सर, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। कामरान भाई कोई इस तरह आगे जा रहे हैं सर आगे। अगर आप क्लिप निकाल के दिखानी है तो फिर तो रोज हर तरह की क्लिप चलेंगे यार। अली भाई मैं अच्छा काम हुआ, किसी आम आदमी का क्लिप आपको नहीं दिखा रहा, मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का क्लिप दिखाया है। ओहो, मैं कह रहा हूँ आप एक बात ये करें, बादशाह डैम वाला जो काम हुआ अच्छा हुआ, मोहम्मद डैम वाला जो काम हुआ अच्छा हुआ, उसके अलावा जो 3 डैम से काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। सर हम जो पॉलिसी शिफ्ट आई है कि अली भाई बात ये है, ये जो नून लीग वाले हैं चलते हैं ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ने तो कभी क्लेम ही नहीं किया ये अच्छे लोग हैं। इन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया कि रास्ते मदीना बना रहे हैं, वो तो आपने क्लेम किया है। आपने क्लेम किया कि आप सच्चे हैं, कौल और फेल में तजाद नहीं है, जो आप पहले कहते हैं वो आप भी आज भी ऐसे ही हैं। मैं पूछ लेता हूँ, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। नहीं सुने तो सही कामरान भाई, ये तो अपने दिल की आवाज बता रहे हैं। नहीं मैं दिल की नहीं बता रहा, नहीं इन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। अच्छा जी राणा साहब, बेसिकली मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मैं बता सकूं कि कंट्रडिक्शन कहाँ है हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन में और उनके कहने में, लेकिन अली नवाज ऐवान साहब नहीं मान रहे। तो बेसिकली तबाही तो आपने फेरी, जो आज भी कराची जो है वो डूबा हुआ है लोड शेडिंग में। हालांकि ये और बात है कि मेरे सामने के इलेक्ट्रिक की पूरी हिस्ट्री है और ये मुशर्रफ साहब के दौर में उसको इतने राइट्स मिले कि आज वो ना वफाक के अंडर है, ना वो आज सूबे के अंडर है, वो किसी के अंडर नहीं है, वो या डोनाल्ड ट्रंप के अंडर है या अपने अंडर है। जी राणा साहब पानी दिनों देखें कामरान शाह साहब, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्राडिक्शंस जो वाज़े की हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी जो इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहा है तो उसको पूरी तरह से जो है ये वाज़े हो गया है। अब आप उसके बाद जो आपने अगली कोशिश की है कि अली नवाज अवान साहब जो है वो इस बात को मान जाएं और इस्तीफ़ा दे के जो है वो घर चले जाएं, घर जाके बैठ जाएं, तो मेरा ख्याल है ये काम मुश्किल है। आप उनसे ये ना इतना जबर ना आप करें, नहीं इतना जबर ना आप करें, तो आखिर वो मेहमाने मुआवने खसूसी हैं, वो MLA इलेक्ट हुए हैं। लेकिन राणा साहब मेरा एक सवाल है आपसे, आप जो है मुझे एक बात बताइए कि मुशर्रफ साहब के दौर में तो इमरान खान साहब आपके नाम की माला जपते थे, कहते थे कि बेनज़ीर नवाज शरीफ ये जमहूरी लोग हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बिजली लगाई, सड़कें बनाए, IMF के आगे नहीं झुके। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज वो आपका नाम लेते हैं तो लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ के जो साइड पे निकल जाते हैं? आपने ऐसा क्या किया, मुझे जरा ये समझाएं। कोई ज़ाती प्रकाश है क्या है ये? नहीं मुशर्रफ से जाके मिल गए थे। नहीं, इसमें कामरान शाह साहब उनको ये किसी ने यकीन दिला दिया है या किसी जो है वो चिल्ले की नतीजे में या किसी तावीज़ के नतीजे में उनके ऊपर ये बात मुनकशिफ हो गई है
कि अगर वो अपोजिशन को जो है वो हर वक्त विक्टिमाइज़ करेंगे, हर वक्त जो है वो उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे और पूरी नफ़रत, तकब्बर, इंतकाम से काम लेते रहेंगे, तो शायद इस तरह से वो बड़े कामयाब होंगे और अपोजिशन जो है वो इस तरह से जो है वो उनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हो जाएगी। हालांकि इन चीज़ों का रिएक्शन जो है वो पिछले 70 साल वो पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें या इसके अलावा पूरी दुनिया की देख लें, इस तरह से कभी भी जो है वो किसी बरस इक़्तिदार फ़र्द ने जो है वो अपनी अपोजिशन को इस तरह से कोई ख़त्म नहीं कर सका। ना अयूब खान कर सका, ना भुट्टो कर सका, ना मियाँ नवाज शरीफ कर सका, ना जो है वो परवेज़ मुशर्रफ कर सका जी। यानी कोई भी नहीं कर सका। इन 70 सालों में कोई भी नहीं कर सका। अपने अपने लेवल पे जो है वो हर किसी ने जो है वो कोशिश की होगी, लेकिन जो कोशिश इस वक्त हो रही है, इस वक्त जिस किस्म की विक्टिमाइजेशन हो रही है, इस वक्त जिस तरह से नैब को, FIA को, एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी 10 दिन पहले किसी MPA को, MNA को बुला के कहते हैं कि जी आप कमिश्नर साहब के साथ जाएं और जाके वज़ीर आला से मुलाकात करें। अगर वो नहीं जाता तो उसके बाद एंटी करप्शन उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होता है, यानी FIR का मैं नंबर आपको दे सकता हूँ जी। पंजाब में अच्छा, चौधरी ज़फ़र इकबाल नागरा MPA है वहाँ फैसलाबाद से, उसे बुला के कहा गया कि वज़ीर आला से मुलाकात करो, वो नहीं गया, उसके खिलाफ एंटी करप्शन में जो है पर्चा दे दिया गया। अच्छा। बार हामिद रशीद है, उसे बुला के कहा गया कि आप मुलाकात कर लें, वो नहीं गए। उन्हें कल जो है वो नैब का इंक्वायरी का नोटिस आ गया। यानी इस हद तक इन लोगों ने लोगों के लिए जो है वो मुश्किल कर दिया है कि मैं समझता हूँ कि जमहूरी रवायात के मुताबिक कोई अपोजिशन करना चाहे, कोई साथ चलना चाहे, या इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस सिस्टम की बका के लिए अगर कोई चाहे कि वो जमहूरी कदरों में रहते हुए जो है वो अपने आप को लेके चले, राणा तो साहब आप भी तो 2 साल के राणा साहब आप भी बाज नहीं आते, नामुमकिन कर दिया है। बात क्या है, आप भी बाज नहीं आते। आपको क्या मसला है कि बुज़दार साहब को हटाना, जबकि आपको पता है कि वो स्वीट हार्ट है इमरान खान साहब के, क्लोजेस्ट बंदे हैं। आप कह रहे हैं मेरे बुज़दार को हटा रहा है, थोड़ी ठंड पै गई है, थोड़े 40-45 MPA जड़े ने वो कह रहे हैं सीधे खलोते हैं PTI दे नाल, जो पुटना साड़ा पुट लो, जो करना कर लो। हाँ जी, विकेट जड़ी तुसी उखाड़ लो ना दी। देखें बात ये है कि देखें मामला ये है कि बुज़दार साहब को उनकी जो है हटाए जाने की जो बात हर तीसरे महीने या 6 माह बाद चलती है, वो इसलिए चलती है कि वो डिलीवर नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है। उनका जो है वो जो अपना अंदाज है वो बिल्कुल उसी तरह का नालायकी का है जो बनी गाला में एक्सेप्ट की जाती हैं। अच्छा चले, बनी गाला में यही चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं। उसकी वजह यह है कि उसका इस तरह से होना जो है यही तो अजीज तर है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसे हटाया मैं एक और राय लेता हूं। खैर होती रहती है हर चीज। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, मुमकिन नहीं है। पॉइंट आ गया। चौधरी साहब ये किस तरह मुमकिन है जो राणा साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब अगर नज़र नहीं आ रहे तो ये, या काम करते नज़र नहीं आ रहे तो ये इमरान खान साहब को सूट करता है। इमरान खान साहब की तो पंजाब में अगर सारी आकबत ख़राब होगी सियासी तौर पे तो ये तो इलेक्शन ही जीत सकेंगे नेक्स्ट। तो ये किस तरह इमरान खान साहब जानबूझ के अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार सकते हैं जो राणा साहब कह रहे हैं? आप डिसएग्री करेंगे नहीं इस बात से जो राणा साहब ने फरमाया है बुज़दार साहब को लेके? अच्छा देखिए, ये बात राणा साहब के साथ तक ठीक है, दोनों चीफ मिनिस्टर्स उनकी चॉइस है और दोनों एक से बढ़कर एक है इस हवाले से है। लेकिन मैं जरा जो बिजली वाला इशू है उस पर बात करना चाहता हूं। मेरे नजदीक जो कम इल्मी, लाइल्मी और जहालत होती है वो एक तरह की नेमत होती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये सियासत में जुर्म बन जाती है। अगर आप गौर फरमाएं तो ज़िया-उल हक के दौर में 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई और दूसरा मुशर्रफ का दौर है, पहले 11 साल थे और ये फिर 9 या 10 साल का ये है, इसमें भी 1 मेगावाट बिजली पैदा। ज़िया-उल हक ने इस मुल्क की फॉल्ट लाइंस को उभारा था। मैं उस सारी पे नहीं जाता लेकिन डैम्स पे आता हूँ कि उससे पहले भुट्टो साहब के दौर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था वाटर के ऊपर, तो उसने और उसके गवर्नर ने कहा था कि अगर डैम बना तो मैं बम मारकर उड़ा दूंगा फजले हक ने। और अगर उस बुनियाद पर अगर आज आप देखें तो इन्होंने जो कहा, पहली तो बात यह है कि इन्हें यह समझना चाहिए कि डैम जो है बिजली उसकी बाई प्रोडक्ट है। आप डैम बिजली के लिए नहीं बनाते, आप पानी स्टोर करने के लिए बनाते हैं। और अगर आपने डैम बिजली पैदा करने के लिए बनाना तो आपके पास एक मंसूबा है भूंजी का जो रन ऑफ द रिवर पे है, वो पाकिस्तान की तारीख में अगर बनाएंगे तो सबसे ज्यादा बिजली पैदा करेगा। फिर मैं वापस आता हूँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो नेशनल पावर पॉलिसी जिसकी इमरान साहब भी तारीफ कर रहे थे जी।
जी वो तायद कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, जो इस वक्त सामने नहीं है। देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई तो इस मुल्क के अंदर उस वक्त 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। उन्होंने आकर एक पार पॉलिसी दी, उसे लगे, और उसके नतीजे में इतनी वाफर बिजली पैदा होगी कि मैं जाकर इंडिया में तकरीर की थी दिल्ली में कि हमसे बिजली खरीद लो, हमें गंदम दे दो, तो इतनी ज्यादा थी। और अगर वो ले लेते, वो लेने के लिए तैयार थे, बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए, अगर ले लेते तो पाकिस्तान का उस वक्त एक बड़ा ऊपर स्टेप ऊपर आना था। उसको रिप्लेस करना था थर कोल के इंडिजिनस जो अपना वहां पे रिसोर्स था उसके साथ। मैंने विजिट भी किया था। पार पॉलिसी को पढ़े तो उसमें अब अलमिया इस मुल्क का क्या है कि इस मुल्क में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और अब्दुल्ला शाह उसकी बुनियाद रखते हैं, और 25 साल बाद दोनों नहीं मौजूद और दोनों के बेटे आकर उसका इफ्तिताह करते। कभी कहा गया कि थारकोल से बिजली नहीं पैदा हो सकती, कभी कुछ, उसमें ऑयल की मल्टीनेशनल्स का भी बड़ा रोल है, वो फिर कभी बात। और चौधरी साहब काफी अरसा वो वैसे भी पड़ा रहा, हम देखा था हमने काफी अरसा वो ज़ाया पड़ा रहा, वहाँ पे हुआ ही कुछ नहीं। उसके बाद आप लोगों ने खैर अच्छा है आपने काम शुरू किया। नहीं, अब उस पे आप आने वाले दिनों में जितनी मर्जी बिजली पैदा कर ले, वो प्रोजेक्ट अगर उस पे कोई तो अच्छा काम किया पीपल्स पार्टी ने भी। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ। जी देखें इस मुल्क के अंदर इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई चीज ना मानने के लिए तैयार है, ना समझने के लिए तैयार है। इस मुल्क के अंदर एक और बड़ी डकैती होने जा रही है, जिसको मैं आपको मतलब मेरी समझ से ये बालातार है कि अगर कराची के इलेक्ट्रिक के अंदर 400 मेगावाट की कमी है तो 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग कैसे हो गई? आपको अगर 3000 या 3200 मिल रही है तो 3600 आपको चाहिए या 3700 चाहिए या 4000 भी चाहिए, तो आपकी आधी लोड शेडिंग कैसे हो सकती है? ये एक मंसूबे के तहत की जा रही है। 137 अरब रुपए की लाइबिलिटीज है, 137 की, और वो कॉन्ट्रैक्ट इसका खत्म करने जा रहे हैं और इब्राज ग्रुप को 137 अरब रुपए का ये बेनिफिट देने जा रहे हैं। इनके अपने एमएनएस जो मुजाहरे कर रहे हैं, जो तमाशा कर रहे हैं, वो इसका हिस्सा है। आप अंदाजा करें ना, एक एमएनए जाकर इश्तिहार लगाता फिर रहा है, इट्स जोक। आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं। नहीं चौधरी साहब तो थोड़ा जरा बताएं, आप ये कह रहे हैं कि अबराज ग्रुप को जो है वो खत्म कर दिया, मतलब ये गवर्नमेंट नेशनलाइज कर लेगी इसको, आप ये कह रहे हैं? नो, उसको रिप्लेस कर रहे हैं शंघाई के साथ। शंघाई के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट फारग करेंगे और 137 अरब रुपया वो हजम करके चलते बनेंगे। वो जो लायबिलिटी अबराज ग्रुप पे, जो आपके बकौल जो एफआईए की रिपोर्ट है, जो अबराज ग्रुप इमरान खान साहब के दोस्त हैं मुबैना तौर पे, उसकी बात कर रहे हैं। वही मैं चले, मैं आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर लगारी साहब, बात ये है कि अली नवाज ऐवान साहब ने तो मेरी बात मानी नहीं। आप मुझे बताइए, आप एक ऑब्वियसली सीनियर जर्नलिस्ट है और मेरे नज़दीक बड़े न्यूट्रल जर्नलिस्ट है, कि इमरान खान साहब से क्या गलत हुआ कि जो इकॉनमी जो है उनके हाथ में नहीं आ रही, चीज़ें उनके हाथ में नहीं आ रही, बादियुल नज़र में बहुत से लोगों के नज़दीक, अली नवाज ऐवान साहब एग्री नहीं करेंगे उससे, या आ रही हैं आपके नज़दीक? और मैंने भी आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाया उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर। वो तो इमरान खान साहब जो है वो तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर को तो इस मुल्क का निजात दहिंदा समझते थे बिजली को लेकर, और अब क्या हुआ कि वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और किसी और का नाम लेने को तैयार नहीं है, और ख़ुद भी परफॉर्मेंस आपके सामने है। जी नज़ीर लगारी साहब, असल बात यह है कि पोजीशन का मामला होता है। एक जगह पर एक पोजीशन लेते हैं, फिर दूसरी जगह पर दूसरी पोजीशन ली जाती है। जब आप अपोजिशन में होते हैं, एक पोजीशन होती है। जब आप एक किंग्स पार्टी के ज़रिए आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर किंग्स पार्टी के अपने तकाज़े होते हैं, अपनी डिमांड्स होती हैं, अपना बयानिया होता है, अपना नैरेटिव होता है, एक नए नैरेटिव के साथ, और वो अपनी ही कही हुई बातों को निगेट करते जाते हैं, और उनको बिल्कुल उनके रिकॉर्ड में नहीं होता है, उनके जहन में भी नहीं होता है। उनको पहले उनके जहन से वो सारी चीज़ें साफ कर दी जाती हैं, और फिर कहा जाता है जनाब आप आइए, जी फिर ये बातें साफ करके और कहा जाता है कि जनाब अब नई किंग्स पार्टी का ये नुक्ता नज़र होगा और ये कहा जाएगा। उस वक्त वो नज़र आ रहा था कि जनाब बेनज़ीर ने और नवाज शरीफ ने अच्छा किया है, और अब उनको ये नज़र आ रहा है कि जनाब ये तो बहुत ही ख़राब काम किया है। अब ये जा रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट करने के लिए। आप देख लीजिएगा कि मुझे नहीं लगता है कि इनके दौरे इक़्तिदार में इस तरह की कुछ डेवलपमेंट होगी या इस तरह का कोई डैम बनने जा रहा है। डैम बनाना कोई आसान बात नहीं है। डैम ऐसे नहीं बन जाते हैं जिस तरह से ये जाकर एक तकरीर करके और सामने फैसल वाडा को बिठाकर उनके बारे में कुछ और कहकर और एक तंजिया जुमला छोड़कर
और फिर कहें कि जनाब मैं इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया था, अब हम जा रहे हैं हाइड्रो पावर की तरफ। हाइड्रो पावर की तरफ जाना आपने उसकी सही निशानदेही की है। आप वाटर को रिजर्व करेंगे, आप पानी को रोकेंगे और आगे जो है टेल एंड पर यहाँ पर हम सिंध वाले जो हैं वो इंतज़ार करते रहेंगे सारा साल कि पानी कब आता है और पानी आपके पास स्टोर हो चुका होगा। अब आप ये बताएं कि तरबेला डैम की ज़िंदगी कितनी बाकी बची है। अब आप ये बताएं कि मंगला डैम कितनी देर और चलने वाला है। अब आप पहले इनका हिसाब लगाकर बताएं, फिर आप जाएं दयामीर भाषा की तरफ। दयामीर भाषा डैम आप बनाएं, लेकिन असल बात ये होगी कि पानी रिजर्व हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, फिर आप आएंगे तरबेला में पानी रोकेंगे, फिर आने के बाद जब हम बैठे हुए हैं जो टैलेंट पर हमारी 10 लाख एकड़ ज़मीन ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की वो नज़र हो चुकी है समंदर यार वैसे और इसी तरह से ये तो आपने तो ऐसा परसेप्शन दे दिया जैसे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यजीद की हुकूमत है कि सारे पानी पे कब्जा कर रहा है। नज़ीर गारी साहब थोड़ा सा देख ले, हाथ हल्का कर ले, आपने तो सारा इन पे मुद्दा डाल दिया। एक अच्छी शुरुआत की है प्राइम मिनिस्टर ने कल, डैम हमें विश गुड लक करना चाहिए उनको इस बात पे, तो उनकी नीयत पे। नज़ीर साहब नहीं बिल्कुल, हम तो इनके लिए तालियां बजाएंगे, हम जो है जश्न मनाएंगे, हम प्यासे होकर जो है वो इनके लिए दुआएं करेंगे कि इस तरह से होता है। जिस चीज़ के लिए आज एक स्टैंड लेते हैं और जो चीज़ें अब तक इन्होंने कही हैं माजी में छोड़ें, आज इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद जो चीज़ें की हैं जिस तरह से उनको नेगेट करते जा रहे हैं और उन्हीं को कह रहे हैं और फिर उसको बड़ी पारसाई ये बताते हैं कि जनाब हम यू टर्न लेते हैं। और सियासत का तो ये तरीक़ाकार होता है और वो सियासी ही नहीं होता जो यू टर्न ना ले। तो अगर ये मयारात हैं सियासत के और सियासी अमल के, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद यही चल पाएंगे। राइट सर, आपका किंग्स पार्टी कभी डिलीवर नहीं करती। क्यों सर किंग्स पार्टी क्यों डिलीवर नहीं करती? आप ये तो आपने बड़ा इल्जाम लगा दिया। किंग्स पार्टी के पास मैंडेट नहीं होता डिलीवर करने का। राइट इसका इल्ज़ाम का जवाब तो अली नवाज अवान साहब ही देंगे। ऑब्वियसली अगर मैंने कोई बात की तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी, मैंने इनका बड़ा केस लड़ा तो अली नवाज अवान साहब ने हाथ जोड़ के कहा कि हमारा केस आपने आइंदा नहीं लड़ना। तो किंग्स पार्टी का भाई जवाब आप ही देंगे अली भाई। मैं जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो राणा साहब ने निशानदेही की कि तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी जो है वो ये नहीं है, वो ये है कि जी ऑपोजिशन को अपना जेलों में भरो और इसलिए गवर्नेंस हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा आलीशान क्लिप इमरान खान साहब को और सुनाने लगा हूँ जो उन्होंने क्या गुफ्तगू फरमाई थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हुकूमत अगर नहीं चल पा रही या गवर्नेंस नहीं हो पा रही तो उसकी वजह उन्होंने खुद ही बता दी थी और मुझे ही बताई थी मुझे नाचीज़ को। वो मैं आपको क्लिप जरूर दिखाऊंगा ब्रेक के बाद और इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे हुकूमत से। एक ब्रेक लेते हैं जनाब। राइट व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक। अली भाई ज़रा दो चीज़ों का रिस्पॉन्ड कर दिए, इससे पहले मैं कोई सवाल पुट करूं। किंग्स पार्टी वाली बात तो बड़ी उन्होंने संगीन बात कर दी। किंग्स पार्टी है आप डिलीवर इसलिए कर ही नहीं सकते, किंग्स पार्टी के पास मैंडेट ही नहीं होता। और आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी क्रिटिकल बात की है। उन्होंने कहा है पेट्रोलियम को मसनूआत को लेकर, मेरे सामने उनके एग्जैक्ट अल्फाज पड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि नॉन इलेक्टेड लोगों की गवर्नमेंट है आपकी और नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो जवाबदेह नहीं होते आवाम को, इसलिए पेट्रोल में कंपनीज को फ़ायदा हुआ है, आम लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। एक इसका जवाब दीजिए, राणा साहब की बात का भी जवाब दे दीजिए कि आपका काम ही ये है कि जो तब्दीली की ख्वाहिश का इज़हार करे, तनकीद करे, उसको जेल में डाल दो बस। अच्छा, अभी लगारी साहब से मैं थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ, बड़े सीनियर साहब हूँ। बाकी डैम की तारीफ करना ना करना वो हर एक का अपना ऊपर है, पाकिस्तान का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। कंट्रोवर्शियल करना बहुत आसान है। पाकिस्तान में डैम्स को कंट्रोवर्शियल लाजमी किया गया और जिसकी वजह से हम हाइडल पावर की तरफ नहीं जा सके। एक बहुत बड़ी थ्रेट रही है कि हर डैम को कंट्रोवर्शियल किया गया। अगर आप उनकी बात को रिपीट करें सुनेंगे तो आपको फील होगा कि वो किस तरह चीज़ों को उन्होंने कंट्रोवर्शियल किया है और सारी थ्योरीज को, सारी स्टडीज को उठा के उन्होंने दीवार के साथ मार दिया है। जो दुनिया कहती है, जो दुनिया डैम्स की बात करती है और स्टोरेज की बात करती है, उसमें से कैपेसिटी की बात करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कंट्रोवर्शियल करना बहुत आसान है कि अब फिर मुझे ये समझ नहीं आई कि ये कौन सी किंग पार्टी की बात कर रहे थे, किस दौर की, भुट्टो साहब की बात कर रहे थे या ये नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे या दूसरे और बीबी की बात कर रहे थे। याद नहीं आया कि मुझे तो याद है कि कोई यूब खान के दौर में कौन था उनका फॉरेन मिनिस्टर, कौन फातिमा जिन्ना के खिलाफ किस महाज पे खड़ा हुआ था, फिर नवाज शरीफ मुझे याद नहीं पड़ता वो किस तरह IGI है। मुझे मेरे ख्याल दोनों की बात करें, हमारी तो बात नहीं, हम तो 24 साल स्ट्रगल करके आए हैं, हम तो ग्राउंड पे लड़ के आए हैं। हम पहले हमें KP की गवर्नमेंट में हमने तो डिलीवर किया, उसकी बेस पे हमें यहाँ पूरे पाकिस्तान में मैंडेट मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका जवाब दे दें। राना सनाउल्लाह साहब की बात है, राना सनाउल्लाह से बात है, फिर राना सनाउल्लाह साहब से आप हमेशा एक्सपेक्ट बिलो दी बेल्ट ही फील कीजिए, कोई अच्छी बात तो कर ही नहीं सकते। ये बात करने का मकसद ये है कि हमारी पॉलिसी हमारे कहने पे बनती है।
हमें सज्जन जनरल से नहीं मिलना पड़ता पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने के लिए, हमें मोदी से नहीं मिलना पड़ता अपनी पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने के लिए, हमारा मुंह नहीं थकता कुलभूषण यादव का नाम लेते हुए। हम पाकिस्तान का फैसला करते हैं, पाकिस्तान के हकीकी जो इस वक्त रियलिटी है उसमें बहुत सारी चीजें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कामरान, कि कई चीजें हमने जिसके ऊपर शायद हमने अपना स्टैंड चेंज किया होगा, पर उसकी बेसिस क्या है? उसकी बेसिस ये है कि इस वक्त कौन सी चीज पाकिस्तान के हक में आप जितने डिसीजन उठा, यही है ना जो कोविड पे हमारा कोविड-19 के हमारा मजाक उड़ाते होते थे। आज पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोविड पॉलिसी है उसको अप्रिशिएट करी, दुनिया के 5 मुल्कों में। ये बात सही है आपकी, देखिए जो आपकी बात सही है अली भाई, बातें सही है कामरान भाई, मेरी बात सुनो, 5 बंदों का जवाब देना मैंने, फिर आप अगले प्रोग्राम में कहेंगे, कि अली अमान मुझसे इख्तिलाफ करता है। नहीं, मैं तो आपका इख्तिलाफ सलाखों पे है, खुदा का शुक्र है हुकूमत इख्तिलाफ करती है। हाँ जी, अच्छा आप प्रोफेसर हैं, मैं आपकी बात को ना नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन मुझे एक बात तो सुने, हम प्रोफेसर से ऊपर भी एक अदालत है जो है लाहौर हाई कोर्ट या अदालत, वो कह रहे हैं इतने अनइलेक्टेड लोग आपने डाले में अपनी हुकूमत के अंदर, आप काम ही नहीं कर सकते। जवाब देता हूं कामरान भाई, आप ये कह देंगे मैं देखें, फिर इन्होंने बात की, अब राना सनाउल्लाह साहब का हो क्या रहा है, अब इनके लोग वो अपने लीडर की तरफ जाते हैं, एक इंग्लैंड भाग गया, दूसरा लीडर क्वारंटीन में चला गया, और वो कहते हैं किस लीडरशिप के पास जाएं, हमारा केस कौन लड़ेगा? वो बुजदार साहब के पास जाके मिलते हैं और ये कहते हैं कि उनके खिलाफ FIR दे रही हैं, इनके खिलाफ चले मुझे इनसे पूछने दे जरा, एक मिनट पूछने दे। राइट, हमने देखा ये अली भाई पॉइंट आ गया, 4 मिनट बोल लिया आप, हुकूमत को इतना टाइम अगर मैं दे दूंगा तो लोग पत्थर मारेंगे, यकीन करें। अच्छा जी राणा साहब, मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा आपके आपने तो भाईजान जब पत्थर पड़ने का टाइम आ रहा है, जब मुझे पड़े हुकूमत को, आपने सबसे पहले भागना है, और अच्छी बात है जान बचाना, अल्लाह ताला ने भी कहा जान बचाओ अपनी। राणा साहब बात ये है कि आपको डिफेंड करने कोई निकले, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर रहा, पहला इल्ज़ाम तो लगता है कि आप गद्दार थे, मोदी के साथ आपने ताल्लुकात बनाए, सज्जन जंदाल के साथ ताल्लुकात बनाए, डॉन लीग्स आपने करा दी, ये भी यही बता रहे हैं अली नवाज अमान साहब। दूसरा ये कि आपकी लीडरशिप ही नहीं है, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ बाहर भाग गए, शहबाज शरीफ साहब कमरे में बंद है, तो बुजदार साहब के पास ही जाएंगे और कहाँ जाना है? राणा साहब मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर लंदन में कहीं वो सैर करते या किसी जगह पे बैठ के कॉफ़ी पीते नज़र आ जाएं तो इनको यहाँ पे मुसीबत पड़ी होती है। अच्छा, सारे शोर मचा रहे होते हैं कि वो देखें जी वो वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो मुल्क के अंदर भी मौजूद है और मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से बाहर मौजूद है। वो इंशाअल्लाह ताला आप भी अपना इलाज भी करवा रहे हैं और इनका इलाज भी कर रहे हैं, दोनों इलाज मुकम्मल करके इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द वापस आएंगे, ये फिक्र ना करें। और इनको बिल्कुल ये इनको शिफा हो जाएगी, बिल्कुल ये जो है ये इनकी जो सेहत ख़राब है, जो इनका जहन ख़राब है, जो इनकी ज़ुबान ख़राब है, ये सारे इलाज हो जाएंगे इनको। एक तो आपने बकौल मौलाना तारिक जमील साहब के उजड़ा हुआ चमन दिया इनको, ठीक है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि तबीयत साफ कर देंगे, ये तो राणा साहब कोई बात ना हुई, ऊपर से आप लोग गद्दार हैं, डॉन लीग्स आपने कराई, मोदी के आप मैं कहता हूँ इनकी तबीयत इनकी सुन ले, इनकी तबीयत बहाल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तबीयत इनकी हम ख़राब कर देंगे या सही कर देंगे, इनकी तबीयत जो है यानी कि सेहत जो है दुरुस्त हो जाएगी। मुझे आप ये बताएं कि अगर मोदी जो है वो मुज़ाकरात के लिए चल के आए तो ये कहते हैं कि जी मोदी का यार है, और अपना ये हाल है कि मोदी जो है वो आगे ईमान में बताते हैं कि मोदी कल शाम से खामोश है, मैं मोदी को फ़ोन कर रहा हूँ, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी कल से खामोश है, पता नहीं मोदी क्या कर देगा, मोदी मिसाइल हमला कर सकता है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, फौरी तौर पे जनाब जो है वो ब्रीफिंग की जाए। यानी खुद मोदी को जो है वो मिस कॉलें मारते हैं, खुद मोदी को जो है वो फ़ोन करते हैं, वो इनका फ़ोन नहीं सुनता। और अगर मोदी जो है वो हमारे पीछे पीछे भागा फिरे मुज़ाकरात करने के लिए, मामलात को तय करने के लिए, तो फिर कहते हैं कि ये मोदी का यार है। इनको समझ ही दरअसल इतनी है। और दो जी राणा साहब ने गलती की, आपसे रब्ता करते हैं, आपकी तो एक कॉल में मोदी ने कॉल डाले नहीं थी, नून लीग की तरफ से कॉल आई है, ये इनसे गलती हो गई क्योंकि आप लोग तो स्टेट्समैन हैं भाई। मामला ये है कि मोदी को पता था कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा है, उनको इनका पता है कि ये किसके नुमाइंदे हैं और किसके ये वज़ीर आज़म है।
वो लेकिन बात जब करेंगे उनसे करेंगे, इनसे क्यों करेंगे वो? राणा साहब यही आपकी जो बात है आपको ले डूबी कि ये जो आपने कहा ना जी हम असल तो हम नुमाइंदे हैं, ये आपकी रस्सी जल गई, बल नहीं गए, मैंने हिसाब लगाया और आप पे तो तशद्दुद भी बड़ा ठीक ठाक वो फैंटी पड़ी हुई है आपको, आप बाज नहीं आते राणा साहब। देखिए बात ये है कि देखिए हाँ जी बात ये है अपना कामरान शाहद के अवाम का नुमाइंदा होना, अवाम की नुमाइंदगी करना, ये एक एजाज़ है। ठीक है, ये अगर जुर्म है, कोई जुर्म अगर बनाता है, जुर्म समझता है, तो फिर उसकी मर्जी है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब मैं तो कह रहा तुसी भी किंग्स पार्टी ज्वाइन कर लो, एक फांसी तुसी दे चुके हो, एक शहादत तुसी कहते हो बेनज़ीर साहिबा दी, चाहते की हो तुसी दसो, आराम से रहो तहरीक इंसाफ के साथ जी। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜ਼ਿਆਉਲਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ इलेक्शन तो पहले। अच्छा जी, ये तो पनाही चंगी है। दूसरी मैं ये कह रहा था कि देखिए मैं अली नवाज अवान साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह है, इनका पुराना भी भुट्टो साहब पे आज ये हमारे तो बड़े भाई हैं जी, किया करते थे, पहले नहीं किया करते थे। देखिए भुट्टो साहब ने सिकंदर मिर्जा के साथ स्टार्ट किया, अयूब खान के साथ रहे, उसको पीक में छोड़ा, उसके खिलाफ तहरीक चलाई, उसकी जेलों में रहे, उसकी हुकूमत गिराई, फिर इलेक्शन जीत कर आए और फिर दूसरे फौजी जर्नल के हाथों फांसी चढ़ गया। पहली तो ये तारीख ज़हन में रखें। यहाँ पे एक राणा साहब एक जिदोजहद होती है जनरल इलेक्शन टू जनरल इलेक्शन, ये इस जो मौजूदा वजीर आजम साहब हैं इनकी जिदोजहद जनरल टू जनरल, हमीद गुल से शुरू हुए थे, जनरल पाशा तक आए और आज भी बहुत सारे लोगों की मोहब्बतों से फैज़याब हो रहे हैं। तो ये तो इनकी स्ट्रगल है, पता नहीं इन्होंने जिदोजहद का नाम किस चीज़ का नाम जिदोजहद रखा हुआ है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आप इस बात को छोड़ें, 2 साल हो गए हैं, आप अपोजिशन को गालियां देते देते थकते नहीं थे, 17 केसेस आपके उधर पड़े हैं, यहाँ पे स्कैंडल्स हैं, दवाइयों का, मास्क का, चीनी का, आटे का, आटा आज भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बोरान पे बोरान है, यहाँ पे तेल का स्कैंडल है और उसमें आपके अपने आप माफिया बाहर नहीं, माफिया अंदर बैठे हुए। सो आप उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ निगाह दौड़ाएं। लोगों की महंगाई से चीखें निकल गई हैं। एक तरफ ये एक्सटेंशंस देते हैं और दूसरी तरफ मुलाजमीन की उम्र जो है वो 55 साल करते हैं। भाई आपकी कोई पॉलिसी है, कोई सोच है, आपको कुछ पता नहीं है। और जो साहब ये कर रहे हैं सारा कुछ, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जो पेंशन को खत्म कर रहे हैं, वो खुद पेंशन पे बैठे हैं। नहीं वो नहीं कर रहे, पेंशन ले रहे हैं स्टेट बैंक से, अभी नहीं कर रहे, वो कह रहे अफवाह थी। चले आपका पॉइंट आ गया जनाब। नज़ीर लगारी साहब जरा क्लियर कर दें, अली भाई को समझ नहीं आया किंग्स पार्टी आपने किसकी कही है जनाब, कि कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया आपने तहरीक इंसाफ पे, भाई क्या हो गया, क्यों कही आपने? नहीं मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तरीक़ाकार देख लें इनका काम करने का, जिस तरह से ये तरीक़ाकार अख्तियार किया है इन्होंने, और ख़ुद ऐलान करते हैं कि जनाब हमें माफिया ने घेर रखा है, और फिर बताएं बाहर जाकर बता नहीं सकते कि फ़लाँ माफिया तो उनके अपने साथ, अपने पहलू में, अपने दाएं और अपने बाएं जाने बैठी होती है, और वो एक जगह जो भी डिक्टेशन ले रहे होते हैं अपनी ही माफिया से ले रहे होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जनाब वो 55 साल उम्र कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इस दफ़ा वो लोगों का इंक्रीमेंट बंद कर रहे हैं, और क्या ये इस मैंडेट के साथ आए थे, ये लोगों के साथ ये वादा करके आए थे कि जब हम बरसरेकदार आएंगे तो आपको जो है आपकी हम उम्र कम कर देंगे जॉब की। ये वो उम्र होती है जब लोगों के बच्चे अब स्कूलों से, कॉलेजों से और यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, उनको शदीद ज़रूरत होती है इस वक्त बच्चों को तालीम देने की, लेकिन आप इस वक्त पर जाकर उनको बेरोज़गार करने की नीयत के साथ अच्छा फिर उनके पास सालाना इंक्रीमेंट आप रोक रहे हैं। उसके बाद जहां आपके लोगों की कमाई के धंधे हैं वो सारे खड़े हुए हैं, रात को आप फैसला करते हैं, अचानक 30 अरब रुपए कौम पर रात के अंदर डाल देते हैं, और आपके लोग जो हैं जो पेट्रोल रोक कर बैठे होते हैं, आप ही के साथ बैठे हैं, काबीना में बैठे हैं, आपके मुआविनीन मुशीरान ख़ास बैठे होते हैं, और उन्होंने ये पेट्रोल रोका हुआ होता है, और वही जो है वो फिर पेट्रोल लेकर आते हैं जब कीमतें आप बढ़ा देते हैं। जहां आपको ओगरा कह रहा होता है यार इतने कम कर दो, वहां पर आप अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। तो माफिया की हुकूमत इसको कहते हैं, मैं आपका बादशाहों की हुकूमत इसको ठीक है, माफिया की हुकूमत को कहते हैं नज़ीर साहब, और किंग्स हुकूमत को कहते हैं। मैं आपसे एक ओपन एंडेड सवाल पूछ लेता हूँ अली भाई, सिर्फ ये बता दें, चले छोड़ें 100 दिन का वादा ख़त्म हो गया, 30 दिन का चला गया, 9 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर गए, अब ज़रा मुझे सिर्फ ये बता दें अली भाई कि लोगों को सस्ता आटा, सस्ता पेट्रोल, सस्ती अद्वियात, सस्ती चीनी जो कि इस वक्त नहीं मिल रही,
मतलब आप जितने भी आर्गूमेंट्स देते हैं वो नहीं मिल रही, ये ज़मीनी हकायक है, वरना ये गलत बयानी होगी। कब तक मिल जाएगी? चलिए ये बता दें, चले पीछे की सारी बात छोड़े, माजी की जो 2 साल सवा 2 साल नहीं कामरान भाई देखिए, आप मुझे बताएं, 4 बंदे बात कर रहे हैं और मैं अकेला उसको डिफेंड कर रहा हूँ, बाशमूल आके अगर मैं करूँ तो इस वक्त मुझे जवाब देने का थोड़ा टाइम तो दिया करें। जी बताएं। अब मैं जो लगारी साहब ने बात की, फिर लगारी साहब ने जो बात की, लगारी साहब ने जो बात की, फिर मुझे आपने मुझे सवाल क्या किया, उन्होंने आप लगारी साहब को पहले जवाब देते हैं। आपने डैम से बात की और उन्होंने जवाब क्या दिया। आप लगारी साहब से बात अगर तो सुने जो राना सनाउल्लाह साहब का एटीट्यूड है, आप तबीयत बहाल कर दूंगा, वो बाहर बैठे हैं, यही एटीट्यूड था जो मॉडल टाउन कराया था इनसे। इनकी इसी एटीट्यूड की वजह से 96 लोगों को गोलियां लगी थी, प्रेग्नेंट औरतें मरी थी। यही एटीट्यूड है। जिस स्टाइल से ये बात करें, इंसान को शर्म आनी चाहिए। इंसान के अंदर एक अल्लाह भी बैठा हुआ है, अल्लाह भी देख रहा है। यही एटीट्यूड है जिसकी वजह से इस तरह के आपने काम किए हुए हैं। तीसरी चीज आपकी बात आ गई हमारे मंजूर भाई की, सर ये बीच में जनरल याहिया का रोल भूल जाते हैं। ये बिल्कुल सिकंदर मिर्जा के साथ आए थे, बिल्कुल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर। सर आपका पॉइंट आ गया, 1 मिनट ठहरिए सिर्फ। के साथ बैठ गए थे, मुझे मंजूर साहब, भुट्टो साहब पे जाने की जरूरत नहीं। कितने राणा साहब, मैंने आप सबकी बातें सुनी है। राणा साहब, सर आपने तो 1 मिनट में नदियां डबो दी सबकी। राणा साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड क्विकली? फिर अली साहब को और चॉइस साहब को लूंगा दोबारा मैं। जी राणा साहब। देखें, ये मॉडल टाउन हो गया, इस किस्म के बाकी मामलात हो गए, ये सिर्फ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू और बेमानी गुफ्तगू करने के लिए ये नाम इस्तेमाल करते हैं। साहिवाल का साने ये भूल गए हैं उस वक्त इन्होंने क्या बातें की। अच्छा, बाद में इन्होंने क्या किया। अब ये 2 साल से इनकी हुकूमत है, 2 साल से इनकी हुकूमत नहीं, वो भी ठीक नहीं है। और मॉडल टाउन के ऊपर आपका जो प्रापेगंडा है और आपकी जो इस किस्म की गुफ्तगू है, ये भी गलत है। आपको शर्म आनी चाहिए। 2 साल से आपकी हुकूमत है। आप जो हकायक हैं वो लाए ना सामने। वो जो कहते थे कि जी वो एक अपना है वायरलेस है, वायरलेस में जो है वो हम कह रहे हैं कि जी वहाँ पे बंदों को गोलियां मार दी जाए। 2 साल से आपकी हुकूमत है, किधर है वो आपकी वायरलेस? वो लाए, लोगों को सुनाए और उसके मुताबिक जो है हमें सजा दें। फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जाली नारकोटिक्स के और ड्रग्स के केस जो है वो हमारे ऊपर डालते हैं। अगर कोई हमारा जुर्म है, अगर कोई हमारा कसूर है, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म से झूठे केस डालते हुए। फिर आपको इस किस्म के गलत रेफरेंस पर अली नवाज अवान साहब जी, अली भाई क्या कह रहे हैं? किस तरह दरबारी वो लोग, पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम शरीफ, ये कौन लोग हैं? ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये पॉलिटिकल बात करते हैं हमसे। दरबारी लोग हैं ये। इनको क्या पता अवाम क्या सोचती है, इनको क्या पता अवाम के मसाइल क्या हैं। यू पर बैठ के किसी को गोलियां मार के, किसी को अगवा करके जदोजहद की है, फिर आप बैठ के जो है वो बातें करते हैं और दूसरों को जो है वो कहते हैं कि जी फलां को शर्म नहीं आती। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जो है वो क्या लोगों से बातें की और उसके बाद जो है वो किस किस्म के आप घटिया जो है वो हथकंडे जो है वो अपोजिशन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनका हाल है, इनका इन लोगों का। बात की अवाम ने रद्द कर दिया है। अब हैं कौन? और नहीं, मैं जो हूँ ना, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। आप लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात है? ये जो तुम क्या चीज हो? कल वहाँ पे तुम जो है वो वहाँ पे इलेक्ट हो गए हो, पता नहीं किस तरह से इलेक्ट हुए हो तुम, और तुम पूछ रहे हो कि जी मैं कौन हूँ। अच्छा जी, मेरा बात ये, इस प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने 4 सवाल पूछे थे कि अवाम को सस्ता पेट्रोल, सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ती अद्वियात कब गवर्नमेंट देगी, उसका जवाब मेरे पास नहीं आया। बाकी तमाम सवालों का अली नवाज अवान साहब ने बहरहाल जवाब दे ही दिया। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.